अबे रुक जाओ। जय हिंद। एम आई ऑडिबल? एक सेकंड रुकना। ये देखो। कैसे हो? दिन भर में क्या पढ़ाई हुई है? कुछ पढ़ाई लिखाई किया है? चलो। भाइयों और बहनों, दिन में क्या पढ़ाई हुआ है? ज्योग्राफी पढ़ा है, ओके। रूट वर्ड्स पढ़े हैं, करंट अफेयर रिवाइज किया है, ओके। चाइना हैज डिप्लॉयड बोर्ड रोबोट्स इन द बॉर्डर, ओके। ठीक है। ओके। एक सेकंड यार, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलो ठीक है। बैकलॉग्स कवर किया, ओके। हाजिर हैं, ठीक है, चलो ग्रेट। सो आज का टॉपिक हमारा है दोस्त, लैंडफॉर्म, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं लैंडफॉर्म्स। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। एक बार मैं आपको पहले स्लाइड दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं बाकी लोग के आने का। प्लीज वेट वेट वेट। चलो। लैंडफॉर्म हमारा टॉपिक है, ओके। एंड लैंडफॉर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जितनी भी चीजें देखते हैं, ओके, आपने जितनी भी चीजें देखी हुई हैं हमारे आसपास, वो सारी चीजें हमारी फॉर्म कैसे हुई हैं, ओके। वो आपके कौन कौन से फोर्सेस हैं, जिन फोर्सेस की वजह से वो सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ है, वो चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक। जब आप यहां पढ़ाई करने आ रहे हैं तो इसके पहले ही आपने एक टॉपिक कवर किया हुआ है। और वो टॉपिक हमारा कौन सा है? वो टॉपिक आपका था हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, राइट, का जो बेसिक था कि आपके हमारे डेनुडेशन क्या होता है, वेदरिंग क्या होती है, मास मूवमेंट क्या होता है। ये चीज हम लोग पढ़कर यहां पर आ रहे हैं। तो जल्दी से मैं एक बार आपको वो बता दूं, उसके बाद फिर हम ये पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके डेनुडेशनल प्रोसेस में ही आती हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि क्रस्ट का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। क्रस्ट का मतलब क्या हो गया कि आपके अर्थ के जो ऊपरी परत है, ये अर्थ के जो ऊपर की चीज है, ठीक, उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप निर्माण कर रहे हैं। 1 मिनट। हेलो। हम्म। ठीक है, ठीक।
ओके, तो आप इसी क्रस्ट के ऊपर अलग अलग चीजों का निर्माण कर रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है। अलग अलग चीजों का निर्माण का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं पर देख रहे हो कि यार कहीं पर हमारी कोई नदी आपकी जा रही है, ओके, कहीं पर ग्लेशियर्स आपके मूव कर रहे हैं, सो नदी हो गई, ग्लेशियर हो गए, कहीं पर पानी भरा हुआ है, वो भरा हुआ पानी क्या करेगा, कहीं पर हवाएं चल रही हैं, वो हवाएं हमारी क्या करेंगी, ओके। सो ये सारी आपके जो सारे फोर्सेस हैं, ये सारे फोर्सेस मिलकर जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हमारे क्रस्ट पर, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों आपके क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट का मतलब आपके जमीन के ऊपर, उन्हीं को हम लैंडफॉर्म कहते हैं। तो आप अपनी खुली आंखों से आपको दुनिया में जितना कुछ दिखता होगा, आपको पहाड़ दिखता होगा, नदियां दिखती होंगी, आपको कहीं पर बीच दिखते होंगे, एस्चुरी दिखती होगी, राइट, या और भी जितनी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, कैनियन दिखते होंगे, वाटरफॉल दिखता होगा। सो पूरी ज्योग्राफी के जो भी लैंडफॉर्म्स जमीन पर हमें दिखते हैं, कहीं पर छोटा गड्ढा हुआ होगा, कहीं पर बड़ा गड्ढा है, कहीं पर बहुत बड़ा प्लेन एरिया होगा, कहीं पर नदियों के बगल बगल आपका हमारा मिट्टी का डिपोजिशन हो गया है। सो कुल मिला के इन जनरल कि जितनी भी चीजें आपकी फॉर्मेशन हमारी होती है, उन सबको हम लैंडफॉर्म के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं आऊंगा, उसके पहले बस एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि इस दुनिया में तीन प्रकार के आपके रिलीफ होते हैं। रिलीफ का मतलब क्या होता है ज्योग्राफी में, रिलीफ का इंग्लिश में मतलब तो होता है ना आराम, ज्योग्राफी में रिलीफ का मतलब ये होता है कि जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं वो तीन ऑर्डर के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपके दादाजी होंगे, आपके दादाजी की वजह से आपके पापा जी आए हैं, एंड आपके पापा जी की वजह से फिर आप आए हो, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ में आपके सबसे बड़े लोग आएंगे, जो आपके लार्जेस्ट लैंडफॉर्म होते हैं अर्थ के, वो आते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ में। लार्जेस्ट ऑर्डर या लार्जेस्ट लैंडफॉर्म, लार्जेस्ट लैंडफॉर्म जो आपके होते हैं वो आपके आते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर में आपके मीडियम लैंडफॉर्म आते हैं, जो मीडियम में होते हैं, मीडियम वाले। एंड थर्ड ऑर्डर में आपके दोस्तों आते हैं जो छोटे लैंडफॉर्म्स होते हैं। आज की क्लास एक और चीज, आप कुछ नोट मत करो, ठीक है, कुछ भी आपको नोट करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक बार पहले स्लाइड दिखा देता हूं, ठीक है। एक बार आप स्लाइड देख लो और बताओ अच्छी लग रही है क्या। पहले कुछ बेसिक मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद यहां मैं ड्रॉ करके कुछ समझाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहां से फिर मैं आपको घुमाने लेके चलूंगा, कैसे हम लोग पहाड़ों पर जाएंगे और पहाड़ों पर हमको अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर वाटरफॉल, कहीं पर कुछ और ऐसे नदियां। हमारी जब नदियां घूम रही होती हैं तो वो क्या करती हैं, पूरी कंप्लीटली न्यू स्लाइड है, राइट जवानों, और आपको मजा आएगा होपफुली, ठीक है। ये सब आपने देखा होगा, फ्रिज के अंदर ये क्या होते हैं, स्टैलेक्साइड क्या होता है, स्टैलेग्माइट क्या होता है, पिलर्स हमारे क्या होते हैं, ग्लेशियर्स के मूवमेंट से क्या क्या होता है, ओके। तो हर एक चीज मतलब पॉइंट ये है कि इस दुनिया में आपने जितनी चीजें देखी होंगी, आपने बीच देखा होगा, आपने ग्लेशियर्स देखे होंगे, आपने नदी देखी होगी, इन हवा देखी होगी, इन सब की वजह से जो भी आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं, राइट, वो कैसे बनते हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। रटना नहीं है, एकदम इमेजिन करना है कि अच्छा अगर मैंने समझाया तुम्हें कि बारिशंस कैसे बने होंगे, जस्ट इमेजिन कि हवा आई होगी, इधर से गई होगी, सेडिमेंट्स को उड़ाकर लेके गई होगी और कहीं पर डिपॉजिट कर दी होगी, और उसके बाद फिर आपका बारिशन बन गया होगा, राइट। अच्छी लग रही है स्लाइड, ओके आरन, गॉड ब्लेस यू। शुरू करा जाए। खतरनाक ना, ठीक है। तो इसलिए खतरनाक है, इसलिए मैं आपको नहीं जाए, इसलिए मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूं कि फोकस इस पे मत करो कि आप नोट्स बना रहे हो, फोकस इस पे करो कि आपको समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में जो लाइंस मैं लिखूंगा या जो लाइंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो लाइंस एग्जाम में आपको एज इट इज मिलेगी। एग्जाम में डायग्राम नहीं बनवाएगा, लेकिन मैं डायग्राम ड्रॉ करके या समझाकर दिखाकर इसलिए पढ़ाऊंगा जिससे आपके माइंड में रहेगा। बिकॉज बहुत सारे नाम होंगे, लेट मी वार्न यू पहले ही, बहुत सारे नाम होंगे, आपको लगेगा भैया क्या है इतने नाम, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत आसान है सब याद करना, ये बहुत आसान है समझना, ठीक है। चलो, तो हम जब लैंडफॉर्म पर आए उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस दुनिया में तीन प्रकार के लैंडफॉर्म हो सकते हैं, जो आपके बहुत बड़े वाले लैंडफॉर्म है, मीडियम वाले और छोटे वाले। अब सबसे बड़े वाले लैंडफॉर्म्स हमारे कौन है, दो ही है। कौन, ऑब्वियसली हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। तो जो हमारे ओशन है एंड दूसरा हमारा कॉन्टिनेंट है। जब भी मैं ओशन और कॉन्टिनेंट बोलूं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि इसमें से थिकनेस वाइज ज्यादा थिक कौन है और ज्यादा डेंसर कौन है। ओशनिक डेंसर ज्यादा होता है, कॉन्टिनेंटल थिक ज्यादा होता है, राइट, ये बात याद रखना, ठीक। दूसरा,
तो आपके लार्जेस्ट लैंडफॉर्म हो गए ओशन और कॉन्टिनेंट। ठीक, ओशन में आपके सारे आ गए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा इसके बीच में, कि अगर आप देखोगे कॉन्टिनेंट में जाओगे तो आपको पहाड़ मिलेंगे, माउंटेन्स। तो माउंटेन हमारे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ है। माउंटेन्स में आप देखोगे देन प्लेट्यूज होंगे आपके, उसके अलावा प्लेन एरिया होगा। ठीक है, ओशन के अंदर ओशनिक रीजस वगैरह होंगे, ट्रेंचेस वगैरह होंगे। ठीक, ये है हमारे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ। थर्ड ऑर्डर इससे भी छोटा होगा, जहां पर आपके छोटी छोटी वैलीज होती हैं, डून्स होते हैं, जिनको आप डून्स बोलते हो। इसीलिए ये आपको मैं पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में कि आप वैली को दून बोलते हो। ओके, इसीलिए उत्तराखंड में आपने नाम सुना होगा देहरादून, आपने नाम सुना होगा पाटली दून, राइट। सिमिलरली द्वार बोलते हैं इनको हम कुछ जगह पर, इन्हीं प्लेन एरियाज को हम लोग द्वार के नाम से भी जानते हैं। एंड देन आप पढ़ते हो, आपने नाम सुना होगा हरिद्वार, है ना, कोट द्वार। तो ईस्ट में हम द्वार बोलते हैं, वेस्ट में दून बोलते हैं। ठीक, तो ये वैली एक प्रकार की होती है। सो वैलीज आपकी हो गई। इसके अलावा आपके बाकी जितने भी छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स जो आज की क्लास में आप पढ़ोगे, चाहे वो बीच हो गया आपका, ठीक है, वी शेप्ड वैली हो गई हमारी, आपके हमारे रिवर टेरेसेस हो गए, मतलब जितने भी आप आज की क्लास में लैंडफॉर्म पढ़ने वाले हैं, वाटरफॉल हो गया, जितने भी छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स हैं वो सारे आपके थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ है। तो जस्ट इसको इमेजिन कर लो कि आपकी एक फोटो है, आप उस फोटो को जब दूर से देखोगे तो वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। आपने फोटो को थोड़ा जूम किया अपने हाथों पर, वो हो गया सेकंड ऑर्डर। आपने और जूम किया, एकदम आपकी फिंगर्स दिख रही हैं, वो हो गया थर्ड ऑर्डर। तो जब आप कॉन्टिनेंट दूर से देखोगे तो आपको दिखेगा कॉन्टिनेंट, उसी कॉन्टिनेंट के अंदर आपको मिलेंगे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। और जब आप जाओगे उसी माउंटेन में बीच बीच में आपको वैलीज मिलेंगी, आपको हमारे बाकी लैंडफॉर्म्स मिलते हैं वहीं पर। तो ये आपके तीन ऑर्डर ऑफ रिलीफ हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो ये तो बहुत बेसिक चीज थी जो अपने को दोस्त पहली बात तो पता हो। ठीक, चलो भैया आ जाओ। ये घास के मैदान है कुछ हमारे दुनिया भर के। कभी कभी मैच करने को आपको एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, आपको बोलेगा जरा बताइए घास के मैदान हमारे ऑर्डर में लगाइए। तो दोस्त ऑल्दो हम एक एक क्लास हम करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट की, ठीक है, लास्ट में करेंगे अभी नहीं। वर्ल्ड क्लाइमेट की दोस्तों हम एक क्लास करेंगे जहां पर एक एक सवाल आता है, ठीक है। एनडीए में एक सवाल आपके सीडीएस में तो फिक्स है, राइट, सीएपीएफ में भी आता है। सो वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर पहचानने को आता है। इस बार भी हमने आपको दिखाया था उस दिन बैट सीरीज में कि सवाल कौन सा आया था, ठीक है। तो एक क्लास हम करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट की। तो इवन सवाना टाइप भी हमारा एक क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो ये घास के नाम भी होते हैं, घास के मैदानों के नाम है। ईस्ट अफ्रीका में घास के मैदान को आप सवाना बोलते हो, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोलते हो, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हो, वेनेजुला में हम इनको लानोस कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, ब्राजील में कंपोस कहते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर कभी आप लोग वहां गए हो, अभी नहीं गए होगे, कश्मीर। तो कश्मीर में आपने सुना होगा मर्ग, है ना। कश्मीर में दो जगह सुना होगा आपने, गुलमर्ग एंड सोनमर्ग। एक सोनमर्ग है और एक गुलमर्ग है, सोनमर्ग एंड गुलमर्ग। ये जो मर्ग नाम होता है ना, मर्ग भी घास के मैदान है। मर्ग का मतलब ही होता है ग्रासलैंड, राइट। तो गुलमर्ग उसी मर्ग के नाम से आपका सोनमर्ग और गुलमर्ग पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस मर्ग इज ग्रासलैंड। तो ये सारे हमारे नेम्स हैं दोस्तों आपके अलग अलग जगह के घास के मैदानों के। ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है। आ जाओ, टाइप ऑफ पहाड़। आई एम श्योर अभी आपने वोल्केनिक पहाड़ देख लिए हैं, और भी आपके तीन प्रकार के पहाड़ होते हैं। ये पहाड़ भी आपने पढ़ा था कि जब दो प्लेट बाउंड्री एक दूसरे की तरफ मूव करती है, ये पढ़ा है इसलिए मैं थोड़ा क्विकली इसको समराइज कर रहा हूं, ठीक है। दो प्लेट बाउंड्री जब एक दूसरे की तरफ मूव करती है तो क्या होता है, जो आपकी डेंसर प्लेट होती है वो नीचे ऐसे ही घुस जाती है, और दूसरी वाली प्लेट उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाती है, और यहां पर ही फोल्डिंग हो जाती है, और आपके बनते हैं फोल्ड माउंटेन, जो कि बहुत यंग माउंटेन होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका हिमालय। सो हिमालयाज हमारे दोस्तों फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स, ठीक है। हिमालयाज हमारे क्या है, फोल्ड माउंटेन। दूसरा भी है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है दोस्तों, कभी कभी मान लो एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है, ओके, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था। अब मान लेते हैं कि इतनी जमीन यहां से और इतनी जमीन यहां से
ये दोनों जमीन जो है ना वो इरोड हो गई या धंस गई, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये वाली जो आपकी बीच वाली जमीन है, ये ऑटोमेटिकली आपको ऊपर दिखने लगेगी ना। अगर साइड साइड की जमीन नीचे चली जाएंगी तो ये तो अपने आप ऊपर हो जाएगा ना। आपने वो मूवी देखी होगी धमाल, ठीक है? जब पांच लोग एक लाइन में खड़े होंगे तो सब लोग बराबर खड़े हैं, बट अगर दो लोग पीछे चले जाएं, अगर दो लोग चले जाएं पीछे, तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली आगे आ गए ना, राइट? बाकी सारे आपके ऑटोमेटिकली आगे आ जाएंगे, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, तो वही सेम कहानी दोस्तों आपकी यहां पर। ठीक, सेम कहानी इधर। तो ये आपका इस वाले पार्ट को हम हॉस्ट बोलते हैं, और बाकी साइड साइड वाले पार्ट को हम ग्रेबन बोलते हैं। सो ऐसे पहाड़ कहलाते हैं ब्लॉक माउंटेन। भारत में जो हमारा विंध्यान रेंज है, विंध्याचल, अगर आप कभी आप गए हैं एमपी में, इंडियन ज्योग्राफी में दोस्त ये सब कुछ आप पढ़ोगे, रिलैक्स, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी में आप पूरा देखेंगे ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, क्या है, ठीक है? तो ब्लॉक माउंटेन हमारा क्या है कि जब आपका हमारा साइड साइड की जमीन इरोड हो जाए या साइड साइड की जमीन धंस जाए, तो बीच में जो जमीन थी वो ऑटोमेटिकली ऊपर दिखेगी, और इसी को आप कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। देन थर्ड वी हैव रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन नाम से आप समझ गए होंगे, किसी जमाने में ये फोल्ड माउंटेन रहे होंगे या बहुत बड़े पहाड़ रहे होंगे। बड़े पहाड़ क्या हुए, फिर इरोड होना शुरू हुए, इरोड हो के छोटू से बन गए, एकदम इरोड होके एकदम छोटू से बन के रह गए। इनको दोस्त आप बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। तो ये चार प्रकार के हमारे पहाड़ हैं, राइट? वॉल्केनिक पहाड़ आपको पता है, प्लीज रिकॉल करना यहां पर, बेसिक लावा, एसिडिक लावा, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनो, सिंडर कोन वोल्केनो क्या है आपका, हमारा शील्ड वोल्केनो क्या है, कंपोजिट वोल्केनो क्या है, आपके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हमारे कौन कौन से हैं ड्यू टू वोल्केनो, अंदर की बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, सब कुछ रिकॉल करना, ठीक है? और ड्रॉ करके याद किया करो। परफेक्ट, चलो। तो बस ये एक चीज मैंने आपको बढ़ाई यहां पर, ऑर्डर ऑफ रिलीफ ध्यान रखना, तीन प्रकार के आपके होते हैं, ग्रासलैंड एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ माउंटेन। ये कुछ एग्जांपल हैं आपके फोल्ड माउंटेन के। भारत में हिमालय, जगरोज, ये सारे आपके हमारे फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल हैं। यूरोप में आपका एल्प्स का पहाड़, उरल का पहाड़, कॉकस, राइट? नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, अफ्रीका में एटलस के पहाड़ है, साउथ अमेरिका में एंडीज की चोटी है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। सारे आपके दोस्तों फोल्ड माउंटेन है। इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ये प्लेट बाउंड्री पर होते हैं, और यू मस्ट बी अवेयर कि जो आपकी प्लेट्स हैं भैया, वो एक दूसरे की तरफ कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पर फोल्डिंग हो रही है, और वहां पर आपके ये पहाड़ बन रहे हैं। ठीक, एज सिंपल एज दैट। फिर ये आपके हमारे कुछ एग्जांपल हैं ब्लॉक माउंटेन के भारत में, सतपुरा और विंध्यान रेंज, ये दो हैं हमारे दोस्तों ब्लॉक माउंटेन। दो आपके एग्जांपल हैं ब्लॉक माउंटेन। यूएसए का सियरा नेवेडा, इनकी फोटो देखना कभी, ओके? यूएसए का सियरा नेवेडा है जो कि लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है दोस्तों दुनिया का। इट इज द लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। चलो भाई, आज ये आपके कुछ रेसिडुअल माउंटेन के एग्जांपल हैं। अरावली हमारा, नीलगिरी, ब्लैक हिल्स, माउंट मोनड नॉक। ये मोनड नॉक इसका नाम क्यों पड़ा होगा अभी आप समझ जाओगे। हेनरी माउंटेन। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं रेसिडुअल पहाड़ के। ऑल दीज आर योर रेसिडुअल। रेसिडुअल पहाड़ का मतलब किसी जमाने में पहाड़ इतने बड़े रहे होंगे ऐसे, लेकिन ये इरोड हो गए, इरोड हो कितने छोटू से बचे अब आपके, ऐसे पहाड़ को आप कहते हो रेसिडुअल माउंटेन। ठीक, ओके। उसके बाद वी हैव पामीर का नॉट। अब पता है, अगर आप पामीर पे खड़े हो, राइट, अगर आप पामीर पे खड़े हो तो आपको वहां से ऐसे नॉट की तरह दिखता है। इसका नाम पामीर नॉट क्यों है पता है? बहुत लोगों को नहीं पता इसका नाम पामीर नॉट क्यों है। जैसे आप नॉट को बांध दो चारों तरफ से तो क्या होता है, नॉट को आप चारों तरफ से बांध दो तो जैसे ऐसे गोल 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 घूम जाती है ना, ऐसे ही अगर आप पामीर पे खड़े होते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट, मैं आपको दिखाता हूं, आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं ऐसे ही स्ट्रक्चर। एक सेकंड, पामीर नॉट खुल जा भाई। और ये कंट्रीज जैसे आप देखा करो भैया, ये रेड सी को देखकर। अच्छा ये बताओ, जब भी आपने ऐसे अभी इसको देखा, ठीक है, आपने ऐसे ही ये देखो बादल वादल देखा आपने ऊपर से, फिर हम अंदर गए, ठीक है? अब आपने जैसे ही ये एरिया देखा, रेड सी का एरिया देखा, ये पर्शियन गल्फ देखा, यहाँ एक देश है, राइट? फिर वो करंट अफेयर वाली न्यूज होपफुली आपने रिकॉल की होगी कल, बर्ड्स वाली, कि मणिपुर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं सोमालिया तक,
कुछ आपके तंजानिया या केन्या तक जाते हैं। केन्या से फिर आपने रिकॉल किया होगा, आपके चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था अभी, ठीक है। युगांडा से भी आप कुछ रिकॉल कर सकते हो। उसके बाद ये रेड सी, यहाँ से आपको ज्योग्राफी की एक चीज रिकॉल होती है क्या, कि आपके लोअर लैटिट्यूड में जो सन आपके क्लोज्ड वाटर बॉडीज होंगी वो ज्यादा गर्म होंगी एज कंपेयर टू ओपन सीज। ये सब कर पाते हो रिकॉल, ये सब देख के भैया? नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ाई बेकार है फिर। बॉम्ब थ्रेट इन माय कॉलेज, बचे रहना भाई तुम। यार ये खुल नहीं रहा है, चलो ठीक है, कभी बाद में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ जी, बुग्याल भी नाम होता है, बिल्कुल, बुग्याल भी हम कहते हैं, ठीक है। चलो, तो दोस्त ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताया। अब पामीर जब मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जब ओपन होगा वो, तो पामीर पे जब आप खड़े होंगे ना, जब आप पामीर पर खड़े होते हैं, तो आपको ऐसे दिखेगा चारों तरफ, आपको ऐसे चारों तरफ अलग अलग पहाड़ियां दिखती हैं। और ये एक जैसे नॉट लग रहा है ना दूर से देखो, अगर आप, एक रस्सी है, रस्सी में गांठ पड़ी हुई, तो इसीलिए आप पामीर को पामीर नॉट कहते हो। ठीक, पामीर एक चोटी है, ठीक है। चलो भाई, अब हम करते हैं शुरू। आपके लैंडफॉर्म्स पे आते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा रखा था जस्ट आपका फ्लो बनाने के लिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिलीफ ध्यान रखेंगे भाइयों, और उसके बाद ग्रासलैंड हमारे कौन कौन से हैं, ध्यान रखेंगे। अब आता है जो आज का हमारा एजेंडा ऑफ द डे था। और हमारा एजेंडा ऑफ द डे क्या है, कि आपके जो लैंडफॉर्म्स हमारे हैं वो लैंडफॉर्म्स आपके कैसे बनते हैं, राइट। ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक। चलो बहुत ध्यान से देखना, अब एकदम शांत होकर चुपचाप होकर सुनना। आप हर चीज समझ जाएंगे कि अच्छा ये यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर क्या हुआ, मेसा है या क्या है, पहाड़ों पर क्या होता है, राइट। माउंटेन्स पर वाटरफॉल कैसे बना होगा, नदी बह रही है तो वो क्या करती होगी, और आप रियल लाइफ में भी देख पाएंगे। ओके चलो, सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना, आपके हमारे डेनुडेशन जो प्रोसेस होता है, डेनुडेशन का जो हमारा प्रक्रिया है, या डेनुडेशन की जो प्रोसेस है, ओके, ये तीन प्रकार की होती है। डेनुडेशन की प्रोसेस हमारी तीन प्रकार की होती है। आपने देखा था उस दिन, एक तो वेदरिंग हमने पढ़ा हुआ था, वेदरिंग। दूसरा हमने पढ़ा हुआ था मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट, मास मूवमेंट। और तीसरा हमने पढ़ा हुआ था इरोजन। इरोजन या डिपोजिशन, राइट, जिस पर हम आएंगे। अब हमने यार वेदरिंग और मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था, कि भैया वेदरिंग में जो आपके मेन हमारे फोर्स हैं वो कौन इन्वॉल्व होते हैं, यहां पर ग्रेविटी का रोल होता है थोड़ा बहुत। आपने देखा था कि ग्रेविटी का रोल होता है, आपके ग्रेडियंट का रोल होता है, याद करिए, ग्रेडियंट का रोल होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस का रोल होता है, कि आपके पत्थर के अंदर स्ट्रेस आ जाएगा तो उससे पत्थर टूट जाता है। या आपके केमिकल एक्शंस होते हैं, फिजिकल एक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, पढ़ा होगा आपने, राइट। और आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से याद भी होगा, मतलब ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा है, बायोलॉजिकल एक्शंस। तो बायोलॉजिकल एक्शंस हो रहे हैं, कुल मिला के पत्थर को तोड़ना है हमें, तो बायोलॉजिकल एक्शन के थ्रू टूट रहे हैं, केमिकल के थ्रू टूट रहे हैं, या फिर फिजिकल के थ्रू टूट रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा गूगल फॉर्म यार थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था लास्ट 3-4 दिन, तो एक दो गलतियां भी हुई थी आपके उसमें, ऑल्दो वो बता दी गई थी आपको। उस दिन एक गलती से ये फिजिकल वेदरिंग के ऊपर शायद क्वेश्चन था जो गलत टिक था उसमें, ठीक है। कल एक क्वेश्चन और था शायद जिसमें दो आंसर सही हो सकते थे, सी और डी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी होगा तो ग्रुप में हम बता देंगे, आपको परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है। चलो, सो वेदरिंग आपके दोस्तों ये सारे आपके थे, वेदरिंग, केमिकल एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन। उसके बाद हमें पता है कि एक्सटर्नली सनलाइट पड़ रही है, जो अंदर के मॉलिक्यूल हैं उन पर स्ट्रेस पड़ रहा है, धूप में है, पानी पड़ रहा है, ये सब मिला के वेदरिंग होती थी। आप मास वेस्टिंग में हमने पढ़ा हुआ था कि मास वेस्टिंग में सिर्फ एक चीज काम करती है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक चीज है, और उसके अलावा और कोई और चीज नहीं काम करती, थोड़ी बहुत हेल्प करती होगी, लेकिन मेजर रीजन है मास मूवमेंट का ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आपने यहां पर हमने पढ़ा था ना, रैपिड मूवमेंट कौन से होते हैं आपके, स्लो मूवमेंट कौन से होते हैं, सॉलिफ्लेक्शन हमारा स्लो मूवमेंट था, राइट, क्रीप हमारा स्लो मूवमेंट था आपके हमारे सॉइल का, ध्यान रखो ये सब, ठीक है। और ये सारी पीवाई क्यों तुम्हारे। उसके बाद इरोजन, अब ध्यान रखना, इरोजन जब होता है
इरोजन में इन्वॉल्व होता है काइनेटिक एनर्जी। इरोजन इरोजन में आपका काइनेटिक एनर्जी होती है, वो फोर्स जो कि चीजों को इरोड करती है, चीजों को तोड़ती है, राइट। तो इरोजन वर्ड का मतलब सिर्फ ये होता है दोस्त कि फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पर हमारी नदी, इमेजिन करना आज की पूरी क्लास में, ठीक है, हर एक चीज, कहीं पर आपकी नदी ऐसे जा रही। अब यार नदी में बहुत पेस होता है, पता है, नदी में बहुत पेस होता है। तो जब नदी जा रही होती है तो वो जिस जमीन पर जा रही है वो नीचे इरोजन करते हुए जा रही होगी। वो आपको दिख नहीं रहा, बट वो इरोजन करते हुए जा रही है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है, आप एक वो बनाओ नहर, या आप एक नाली बनाओ, नाली। तो नाली में जब आप फ्लो कराओगे, ओके, नाली में जब पानी आपका फ्लो कर रहा है, ठीक, और जब पानी सूख जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि नाली पहले जितनी गहरी थी उससे ज्यादा गहरी हो चुकी है। बिकॉज जब पानी उससे बहेगा तो पानी इरोजन करेगा। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल, आपने कभी अगर ट्यूबवेल देखा हो, आई एम श्योर देखा होगा, या कहीं पर आपने देखा होगा जहां पर पानी गिर रहा होता है, इवन तुम्हारे नल से जहां पर पानी गिर रहा होता है नीचे, यहां पर गड्ढा हो जाता है। इसी को तो कहते हैं इरोजन। तो इरोजन का मतलब यह होता है कि किसी भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो मोशन से आती है, एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन ऑफ समथिंग। तो जब आपका पानी मोशन में है, जब आपका हमारा ग्लेशियर मोशन में है, समुद्र की लहरें मोशन में है, हवाएं मोशन में है, राइट, इन सब के एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, आपका इरोजन होता है। एंड उसके बाद जब वो इरोजन होता है तो वो पार्टिकल्स कहीं जाकर डिपॉजिट भी आपके होते होंगे, जिसको आप कहते हैं डिपोजिशन, राइट। तो ये दो चीज हम पढ़ चुके थे, आज हमें पढ़ना है इरोजन एंड साथ में डिपोजिशन। और इससे दुनिया भर में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो नेम हमें याद करने होते हैं, और एग्जाम में वो पूछता है। साथ में ये भी समझना कि वो चीज कैसे हो रही है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, चलो। तो दोस्तों हमें 5 फोर्स पढ़ना होता है कि इन पांचों फोर्सेस की वजह से क्या क्या चीज हो रही होगी। सबसे नंबर 1 फोर्स इज रनिंग वाटर, जिसको आप फ्लूवियल लैंडफॉर्म भी कहते हो। सो रनिंग वाटर का मतलब क्या हुआ कि अगर पानी कहीं पर बह रहा है तो बहते पानी में से क्या क्या चीजें इरोड होकर बनेंगी और क्या क्या चीजें डिपॉजिट होकर बनेंगी। सिमिलरली कहीं पर पानी भरा हुआ है, ये पानी मोशन में नहीं है, मतलब ये पानी बह नहीं रहा उतनी स्पीड से, हल्का फुल्का मूव कर रहा है, लेकिन ये नॉर्मली रेन वाटर है या कहीं पर पानी रुका हुआ था, उससे क्या होगा, इरोजन कैसे होगा और डिपोजिशन कैसे होगा, वो हमें देखना है। नंबर 3 विल बी दोस्तों ग्लेशियर्स। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, हमारे ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं, और एक चीज ध्यान रखना भाई, तीनों में सबसे ज्यादा फोर्स, या इन जो मैं आपको पांचों नाम लिखूंगा उसमें सबसे ज्यादा फोर्स के साथ आपके ग्लेशियर ही मूव करते हैं। मतलब ग्लेशियर कई कई मीटर थिक होते हैं, राइट, बहुत मोटे मोटे आपके ग्लेशियर्स जब हल्का भी मूव कर देंगे ना, नीचे की जमीन आपकी पूरी इरोड हो जाएगी। इमेजिन करो, बहुत बड़ा मोटा सा ग्लेशियर क्या हो रहा है, टूट रहा है, और नीचे की जमीन ऐसे इरोड होकर साथ में आ रही है नीचे, ठीक है। और जब बर्फ पिघल जाएगी तो वहां तुमको गड्ढा दिखेगा, उस गड्ढे को आप सर्क बोलते हो, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा जरा बताओ सर्क किससे बनता है, ठीक, परफेक्ट। सो रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, तीसरा इज ग्लेशियर, चौथा आपका सी वेव, फोर्थ है हमारा सी वेव्स, एंड पांचवा है दोस्तों हवाएं। सो ये 5 फोर्स हमें पढ़ना है कि इन पांचों फोर्स से, इन पांचों फोर्स से अगर ये पांचों फोर्स कहीं पर इरोजन करते हैं तो क्या बनेगा, और कहीं पर ये डिपोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। पांचों फोर्स के लिए है, ध्यान रखना, हर एक के लिए है कि जब वो इरोजन करेगा तब क्या बनेगा, जब वो डिपोजिशन करेगा तब क्या बनेगा, राइट। जब ये इरोजन कर रहे होते हैं उसको आप बोलते हो कि वो डिस्ट्रक्शनल होगा, मतलब ये आपके फोर्सेस आपकी जमीन को डिस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, तोड़ फोड़ रहे होंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे तभी तो इरोजन होगा। और जब कहीं पर डिपोजिशन होगा उसको आप बोलते हैं कंस्ट्रक्शनल, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शनल आपका, ठीक है।
तो दोस्त, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होता है। इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना होता है कि आपके ये 5 फोर्स हैं मेजर। ये पांचों फोर्स जब जमीन पर हमारे लगते हैं, तो जब ये इरोजन करेंगे तब कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाएंगे, और जब ये उन इरोडेड पार्टिकल्स को कहीं पर डिपॉजिट करेंगे तब क्या बनाएंगे। उनके नेम खाली याद नहीं करना, वरना मैं ये देखो, इस चैप्टर को हम दो तरीके से खत्म कर सकते हैं। मैं बस आपको नेम लिख दूं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा 45 मिनट में। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं इसमें। बट वो चीज नहीं करना, ठीक है, रटना नहीं है। अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझो प्लीज, दोबारा कभी पढ़ने की आपको नीड नहीं पड़ेगी चैप्टर। तो ये आपका हमारा एजेंडा है कि हम एक एक उठाएंगे और उसके इरोजन से क्या हो रहा है और उसके डिपोजिशन से क्या हो रहा है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, ओके। अब एक चीज ध्यान रखो, पहले हम स्टार्ट करेंगे रनिंग वाटर से। जब मैं रनिंग वाटर की बात कर रहा हूं, इफ एम टॉकिंग अबाउट रनिंग वाटर, अगर मैं रनिंग वाटर की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना, रनिंग वाटर में दोस्तों दो प्रकार का फ्लो होता है। रनिंग वाटर हैज टू टाइप ऑफ फ्लो। एक आपका होता है लीनियर फ्लो, लीनियर फ्लो, और दूसरा होता है ओवरलैंड फ्लो, ओवरलैंड फ्लो। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत सिंपल मतलब है। लीनियर फ्लो का मतलब, अगर मान लो ये रिवर है, तो जो आपका पानी है वो इसी के अंदर बह रहा है। जो आपका पानी होगा वो इसी के अंदर बह रहा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लीनियर फ्लो। तो ये रिवर जो भी इरोजन कर रही होगी वो अपने बेड के अंदर कर रही होगी, राइट। बेड क्या होता है? रिवर जिस जमीन पर बह रही है उसको आप बेडरॉक बोलते हो। ठीक है, बेसिकली नदी जिस जमीन के ऊपर बह रही होती है उसको हम कहते हैं बेडरॉक। तो जब लीनियर फ्लो होगा तो जमीन अपने नीचे के बेडरॉक को ही क्या कर रही होगी? इरोड कर रही होगी। ओवरलैंड फ्लो में क्या होगा? ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस सी बात है। ओवरलैंड फ्लो में क्या होता है? आपका ओवरफ्लो कर कर जमीन बाहर की जमीन को भी अफेक्ट करती है, और उससे क्या क्या बनता है वो सब आप देखोगे। जब पानी हमारा ऊपर से बहकर बाहर पहुंच जाता है, ऐसे फ्लो को हम कहते हैं ओवरलैंड फ्लो जमीन का हमारे। एंड यहां कौन कौन से लैंडफॉर्म बनेंगे हम देखेंगे उसको अभी। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना कि कोई भी दुनिया में लैंडफॉर्म हो यार, चाहे वो किसी से बना हो, यहां मैं लिख दे रहा हूं, कोई भी लैंडफॉर्म हो या किसी से बना हो, वो आपके 3 स्टेज से जरूर गुजरेगा। A landform passes through 3 स्टेज। आपके कौन कौन से हैं? यूथ स्टेज, दूसरा मैच्योर स्टेज, तीसरा ओल्ड स्टेज। ठीक है, सो यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। जैसे हम लोग छोटे होते हैं, फिर यूथ स्टेज हमारी आती है, फिर हम मैच्योर होते हैं, और फिर बुढ़ापा आता है। सिमिलरली कोई भी लैंडफॉर्म बन रहा है, वाटरफॉल हो या कुछ भी हो, आपकी वो टिपिकली इन तीनों स्टेज से वो गुजरते हैं। ठीक, वो इन तीनों स्टेज से दोस्तों आपके हमारे गुजर रहे होते हैं। ठीक, चलो भाई शुरू करते हैं। स्टार्ट विथ रनिंग वाटर। आई स्टार्ट विथ रनिंग वाटर, ठीक है। उसके पहले बस मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, और ये चीज आपको पता भी होगी। एक चीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा स्टीप होगा आपका स्लोप, अगर आपका स्लोप ज्यादा स्टीप है, ठीक है, या आपका स्लोप जो है वो जेंटल है, जेंटल स्लोप है या स्टीप स्लोप है, जो भी है, ठीक है, अगर ज्यादा स्टीप है स्लोप, तो यहां पर इरोजन ज्यादा होगा, मोर इरोजन। ठीक, और लेस डिपोजिशन, लेस डिपोजिशन। ठीक है, अगर जेंटल है स्लोप, तो ऑब्वियसली यहां पर लेस इरोजन होगा, इरोजन आपका कम होगा, डिपोजिशन आपका ज्यादा होगा, मोर डिपोजिशन। ठीक है, और बहुत कॉमन सेंस है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देकर आपको कंफ्यूज करेगा। तो इमेजिन करो अगर ये मान लो पहाड़ है, ठीक है, अब इस पहाड़ से दोस्त अगर ऊपर से कोई चीज नीचे आएगी, मान लो नदी यहां से नीचे आ रही, ठीक है, जब नदी यहां से नीचे आ रही होगी, तो यहां की जो जमीन होगी, इमेजिन करो, अगर नदी पहाड़ के ऊपर से नीचे ऐसे आ रही है, राइट,
तो यहाँ जो नीचे की जमीन है, नीचे की बेडरॉक है, ये क्या होगी, ये बहुत तेजी से इरोड होगी, है ना। और जब नदी आपकी एक बार आ जाती है समतल एरिया में, तो जो सेडिमेंट्स लेकर आएगी वो यहां पर डिपॉजिट कर देगी नीचे जाकर। इसको हम बोलते हैं फुटहिल ऑफ योर माउंटेन। दिस इज कॉल्ड फुटहिल ऑफ योर माउंटेन। माउंटेन के फुटहिल पर क्या करेगी, डिपॉजिट कर देती। तो बहुत कॉमन सेंस है कि जितना ज्यादा ढलान होगा उतना ज्यादा इरोजन होगा और वहां पर डिपोजिशन बहुत कम होगा। लेकिन जब आप प्लेन एरिया में होंगे जहां पर स्लोप जेंटल होगा, जब आप प्लेन एरिया में ऐसे होते हैं तो यहां पर नदी की स्पीड बहुत कम होगी और डिपोजिशन वो ज्यादा करेगी, इरोजन कम करेगी, क्योंकि इसका स्पीड जो होता है वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा। ठीक है। तो स्टीप होने का मतलब ढलान पर रहोगे और जेंटल होने का मतलब प्लेन एरिया ऑलमोस्ट। तो जब ज्यादा स्टीप रहेगा तो वहां इरोजन ज्यादा होगा, डिपोजिशन कम होगा। अगर आप समतल जमीन पर है तो वहां डिपोजिशन ज्यादा होगा और इरोजन हमारा कम होगा। ये एक बहुत सिंपल छोटी सी बात है। ठीक। एक साथ में अभी आपको एक वर्ड में 4 लैंडफॉर्म पढ़ाऊंगा। हाँ, इतने ही प्यार से डन होगा। और फिर उन चारों की मैं आपको दिखाऊंगा उनके बारे में कि एग्जाम में कैसे पूछेगा। बट ध्यान से इस डायग्राम को समझना। इमेजिन करो हम लोग पहाड़ पर घूमने गए हैं। ये है हमारे पहाड़। सन भी निकाल दे क्या यहाँ से, बचपन में हम लोग बनाते थे, है ना, ऐसे बनाते थे हम लोग। ठीक है, ये मान लेते हैं पहाड़। अब इस पहाड़ से दोस्त क्या हो रहा है, इस पहाड़ से आपका यहां से मान लेते हैं पानी बहकर नीचे आ रहा है। ये आपका पानी है जो नीचे आया। ठीक। ऑब्वियसली इस पहाड़ पर क्या हुआ होगा, इरोजन हुआ होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। जितना ज्यादा स्टीप होगी जमीन उतना ही ज्यादा आपका इरोजन हो रहा होगा। अब जैसे ही ये पानी नीचे गिरता है, इमेजिन करो, आप इमेजिन करो पहाड़ से नदी कोई आ रही है, जैसे ही वो नदी नीचे गिरेगी तो जमीन जो होगी उस पर तो बहुत फोर्स पड़ेगा ना। अरे भाई, ऊपर से पानी आकर जमीन पर गिरेगा तो जमीन पे जो यहां पर मिट्टी कंकड़ होंगे वो क्या होंगे, वो इरोड हो जाएंगे ना। इरोड होकर दोस्तों बनता है हमारा रिल। इसी को हम कहते हैं रिल्स। कदम, इतना ही था। उसके बाद सुनो, आगे सुनो। जब ये फर्दर लगातार कई सालों तक, और एक और चीज, जब भी मैं कोई लैंडफॉर्म आपको पढ़ा रहा हूं, प्लीज एक चीज ध्यान रखना कि ये चीज होने में हजारों लाखों साल लगे होंगे, 10 दिन में नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो जहां पर पानी गिर रहा है दोस्त, छोटा सा गड्ढा हुआ उसको आप रिल बोलोगे। पानी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और बड़ा गड्ढा हो गया, गड्ढा आपका और बड़ा हो गया, इसको हम बोलते हैं गली। इट इज कॉल्ड गली। ठीक। उसके बाद और बड़ा एरिया है हमारा जो कवर हो गया, जो आपका इरोड हो गया, और बन गई हमारी वैली। ऐसी वैली को आप कहते हो पेनी प्लेन। दिस इज पेनी प्लेन। और इसी वैली में कुछ ऐसे पत्थर होते हैं हमारे जो इरोड नहीं हो पाए, अलग थलग पड़े रहे। इनको आप बोलते हैं मोनड नॉक्स। मोनड नॉक्स। खत्म, लो। ये था तुम्हारा पहला लैंडफॉर्म, ये दूसरा, ये पेनी प्लेन तीसरा, और मोनड नॉक चौथा। एग्जाम में पूछेगा जरा बताओ गली रिल किससे बनता है, तो ये बनता है रनिंग वाटर के इरोजन से। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर अब बताना चारों चीज बढ़िया से क्लियर है क्या। बहुत सिंपल सी बात है दोस्त। ये आपका पहाड़ था, पहाड़ से नदी ने बोला चलते हैं नीचे घूम के आते। पहाड़ से नदी जब ऊपर क्या हो रहा है उस पर मैं आऊंगा। ठीक है। यहां पर इरोजन से क्या क्या बन रहा होगा उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये चारों एक लाइन से हम पढ़ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये चारों पढ़ा रहा हूं। इमेजिन करो आप लोग पहाड़ पर नदी को देख रहे हो, नदी ऊपर से नीचे गिर रही है। जब नदी नीचे आकर गिर गई, जहां पर नदी गिरेगी वहां छोटा गड्ढा हो रहा होगा पहले, उस छोटे गड्ढे को आप बोलते हो रिल। वो गड्ढा बड़ा हुआ उसको आप बोलते हैं गली। इतना बड़ा हो गया कि वैली बन गई पूरी आपकी। और ऐसी वैली जो आपके रनिंग वाटर के इरोजन से बनी हो उसको हम कहते हैं पेनी प्लेन। एंड इसी वैली में, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा जमीन ही साफ हो जाएगी, कुछ ऐसे पत्थर अलग थलग पड़े रहते हैं जो इरोड नहीं हो पाए।
या कुछ ऐसा जमीन का हिस्सा होता है जो आपका अलग थलग पड़ा रहता है, जो आपका इरोड नहीं हो पाया, इसको आप कहते हैं मोनड नॉक्स। दैट्स इट, खत्म। आपको फोटो दिखा देता हूं पहले इसकी, उसके बाद आप बताना क्या क्लियर है क्या दोस्तों। इधर आओ, ये है आपका रिल। ठीक है, ये बरसात के पानी से भी बन गया यहां पर देखो। तो ये ऐसा नहीं कि पहाड़ पे ही खाली हो रहा होगा, तो बस मैं एग्जांपल दे रहा था कि जहां पानी गिर रहा है वहां पर छोटा गड्ढा बना, फिर गड्ढा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो यहां पर पानी कभी बह रहा होगा। अब पानी कहां से आया है, तुम टुल्लू चला दिए थे, मोटर चला दिए थे, पहाड़ से नदी गिर रही थी, कुछ भी हो सकता है, बारिश का पानी आ गया था, कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी। ठीक। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्त कि आपके हमारे सबसे पहले बनेंगे रिल्स। छोटे गड्ढे होंगे, देखो ऐसे आपने देखे भी होंगे बरसात के टाइम पर। बरसात में जब पानी आपका बहता है, ऐसे छोटे 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 गड्ढे बनाता है, इनको आप रिल बोलते हो। ठीक। अब फिर आपके जो ये रिल है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, दीज रिल्स ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू लॉन्ग एंड वाइड गली, लॉन्ग एंड वाइड गली। आपके जो हमारे रिल्स हैं, ये आपके हमारे और इरोड होकर गली में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक। अब ये गली आपके फर्दर इरोड होकर वैली में कन्वर्ट हो जाती है, इसको आप पेनी प्लेन कहते हो। वैली में आपके हो जाते हैं कन्वर्ट, जिनको आप कहते हैं पेनी प्लेन। तो दोस्त पहले आपका हमारा बना होगा रिल, छोटे गड्ढे, उसके बाद ये गड्ढा और बड़ा हुआ, फिर ये बहुत बड़ा हो गया, वैली ही पूरी बन गई। ठीक। अब इसी वैली में जो आपकी ये छोटी बहुत जमीन है, ठीक है, या छोटे छोटे पत्थर पड़े होंगे, ये तो सही डायग्राम नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं मोनड नॉक्स की फोटो। बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत छोटे पत्थर, ठीक ठाक लेवल के पत्थर होते हैं। देखो, ये देखो, दीज आर योर मोनड नॉक्स। ये देखो। अब आप इमेजिन करो, ये पूरा जमीन जो है हमारा दोस्तों, ये आपका ऐसे देखो, बीच में अलग थलग पत्थर पड़े हैं। देखो, ये ऐसे आपके अलग थलग पत्थर पड़े हुए हैं, इनको आप बोलते हो मोनड नॉक्स। ठीक है। अब ये मत फील करना कि यार भैया इतना बड़ा एरिया कैसे बना होगा, भाई साहब करोड़ों साल में बना है, कोई दिक्कत नहीं, बन गए होंगे सब। ठीक है। तो पहले चार लैंडफॉर्म जो हमने पढ़े रनिंग वाटर के, वो ये पढ़े कि जब पानी बहता बहता कहीं पर जा रहा होता है, ठीक है, छोटा गड्ढा करेगा उसको हम रेल बोलेंगे, गड्ढा और बड़ा होगा विद टाइम गली बोलेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा कि वैली बन जाएगी, उसको पेनी प्लेन बोलेंगे। और उसी वैली में जो कुछ रॉक है, कुछ आपके चट्टाने हैं जो अलग थलग पड़ी रहती हैं, उनको हम कहते हैं मोनड नॉक। और ये चारों लैंडफॉर्म हमारे बनते हैं रनिंग वाटर के इरोजन से। इज इट क्लियर सबको? जहां पर इरोजन हो रहा है वहीं पर डिपोजिशन थोड़ी ना हो जाएगा लल्लू लाल। एक और चीज, ये जो लोग कुछ आगे आगे भाग रहे हैं, कृपया थम जाओ, ठीक है। जिन टॉपिक्स पे हम हैं कृपया उन्हीं पे रहें, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्त। चलो, रिल गली वैली, नीचे इनके बारे में भी आप फोटोज देख लेंगे इनके, उस समय मैं बाद में आ जाऊंगा। तो दोस्त पहले तीन चीज हमारी क्लियर है, बढ़िया से, ठीक है, पेनी प्लेन और ये सब आपके। ठीक है। ओके, अब यहां पर ना मैं एक चीज आपको और बताऊंगा। राइट। जो आपका ये इरोजन हो रहा होता है पानी में, दो प्रकार का हो रहा होता है मेनली। ठीक है। अब ये एक बार देख लो, अगर मैं पानी की बात करूं, पानी आपके तीन स्टेज में बहता है। एक यंग स्टेज जब उसकी होती है, पानी यंग स्टेज में कब होता है, जहां से पानी निकल रहा होता है, जब वहां पर होता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों पर, तो जब पानी पहाड़ों पर है तो वहां वो अपने यूथ स्टेज में होता है। ठीक। तो यूथ स्टेज पर पानी आपका बनाएगा वाटरफॉल, बनाएगा बहुत सारा इरोजन करेगा। ठीक है। बिकॉज बहुत वहां पर उसकी स्पीड जो होती है बहुत तेज होती है। ठीक। फिर जब पानी आपका नीचे आएगा, जब
पानी आपका नीचे आएगा तो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। तो ये मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज आपके पानी की होती। तो आप देख सकते हो यहां पर। अब आप खुद कॉमन सेंस यूज करो दोस्त। जब ये पहाड़ से ऊपर से पानी आ रहा होगा, कितना तेज आ रहा होगा, तो यहां के जो पार्टिकल्स होंगे, पत्थर पत्थर होंगे, उनको इरोड करता हुआ लेकर आएगा ना। और फिर जब नीचे स्पीड कम होगी तो यहां पर कहीं डिपॉजिट करता चलेगा। इसीलिए डिपोजिशन ज्यादा होता है आपके लेटर स्टेज में। यूथ स्टेज में इरोजन बहुत ज्यादा होता है, डिपोजिशन कम होता है यूथ स्टेज में। ठीक, वो आपका जो इरोडेड मटेरियल है वो नीचे जाकर डिपॉजिट होते हैं बाद में। ठीक। चलो, अब एक चीज ध्यान रखना, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बताना अगर आपको समझ कुछ आए इसमें तो। ठीक है। इन द अर्ली स्टेज, इन द अर्ली स्टेज डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेट्स। ठीक है। इन द अर्ली स्टेज डाउनवर्ड कटिंग, एक मिनट, हमारी, हाँ ठीक है, हमारी डोमिनेट करती है। ठीक। बट मिडिल स्टेज में, मिडिल स्टेज में लेटरल इरोजन जो होता है वो ज्यादा हो रहा होता है, इज डोमिनेटेड। अब जब एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा ना दोस्त, तो वो इन लाइंस का यूज करेगा कि अच्छा इसका मतलब क्या है भैया। तुम इसको रटने जाते हो, कुछ नहीं रटना। अभी देखो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इमेजिन करिए पहाड़ है हमारा, यहां पर इमेजिन कर लो, ये एक हमारा पहाड़ है। ठीक। यहां से हमारी नदी जो है वो नीचे की तरफ आ रही, नदी आ गई नीचे। ठीक। अब खुद सोचो, जब दोस्त आपके हमारे अर्ली स्टेज में होगी नदी, आप इमेजिन करो, नदी यहां पर खूब तेजी से जा रही, खूब तेज जा रही। तो जब खूब तेज जा रही होगी नदी, तो नदी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो साइड साइड में इरोजन करे। तो नदी जिस जमीन पर बह रही होती है उस जमीन को ही अपने साथ इरोड कर कर नीचे लेकर जाती है। ठीक है। जब जमीन ऐसा करे कि वो अपने बेडरॉक को ही इरोड करे, अगर आपका रिवर अपने बेडरॉक को इरोड करते हुए आगे जाती है, ऐसे इरोजन को आप दोस्तों क्या कहते हैं? ऐसे इरोजन को आप कहते हैं हमारा डाउनवर्ड कटिंग। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड कटिंग। नीचे अपने काटते हुए वो आगे जा रही। ठीक। लेकिन जैसे ही आपकी नदी पहुंचती है लेटर स्टेज में, मैच्योर स्टेज में या ओल्ड स्टेज में, यहां क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वो फैल जाती है। और फैलती कैसे है? अब यहां उसकी स्पीड कम है तो वो इरोजन ज्यादा करती है साइड साइड में। यहां इरोड करेगी, किनारे की जमीन को इरोड करेगी, यहां की जमीन को इरोड करके थोड़ा सा आपकी हमारी फैल जाती है रिवर आपकी। ऐसे इरोजन को जो साइड में होता है इसको आप कहते हैं लेटरल इरोजन। दिस इज कॉल्ड लेटरल इरोजन। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना दोस्त। जब आपकी नदी ऊपर से गिर रही होती है तो बहुत ऑब्वियस है कि वो खाली इरोड कर रही होगी अपने नीचे की जमीन को, जो उसके नीचे की जमीन है उसको इरोड करते हुए लेकर आ रही। इसी को आप कहते हैं डाउनवर्ड कटिंग। तो पहाड़ों पर आपको डाउनवर्ड कटिंग खूब देखने को मिलती है, बिकॉज उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। आप मतलब लिटरली इमेजिन करो कि एक नदी बह रही है खूब तेजी से ऊपर से नीचे, तो जो नदी के नीचे की जमीन होगी वो अपने साथ इरोड कर कर लेकर जा रही होगी ना। इसी को आप कहते हो डाउनवर्ड कटिंग। बट जब एक बार दोस्त नदी पहाड़ से नीचे आ गई, अब जब नदी यहां पर फैल गई, तो नदी यहां पर अपने किनारे किनारे की जमीन को ज्यादा इरोड करती है, इधर इधर की जमीन को ज्यादा इरोड करती है, किनारे किनारे की। और फिर वाइड हो जाती है आपकी नदी कुछ सालों में। ऐसे हम इसको बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड लेटरल इरोजन। तो अब जो मैंने लाइन लिखी थी वो ध्यान समझना फिर से, कि अर्ली स्टेज में डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेट करता है, लेकिन लेटर स्टेज में या मिडिल स्टेज में लेटरल इरोजन जो है वो ज्यादा होता है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए विथ एग्जाम्पल जवानों?
बिल्कुल, मोनोडनॉक का मतलब छोटे रॉक्स। चलो बढ़िया। है नहीं, जरा अनम्यूट करना। है नहीं, प्लीज अनम्यूट। प्लीज अनम्यूट करिए। आपको मैं सिखा दूं क्या होता है हेंसलबर्ग, क्योंकि आप में इतनी अकल नहीं है। शायद आप 20-22 साल के होंगे, बड़ा आप शायद स्कूल नहीं गए कि जब जिस टाइम पर टॉपिक पढ़ाया गया हो उसे फोकस करना चाहिए, शायद अभी नहीं सीख पाए। प्लीज अनम्यूट कर लो भाई, मैं तुम्हें सिखा दूं 2 मिनट में। क्या लोग हो यार, सपने तुम्हारे हैं इतने बड़े और छोटे बच्चों से भी बुरे हो यार। अबे जो पढ़ रहे हो वो समझ तुमको आता नहीं है, सवाल एक कर नहीं पाते हो, गूगल फॉर्म में नंबर आता नहीं, है ना। और ख्वाब इतने बड़े होते हैं कि अरे, सिंपल कर लो अपनी प्रिपरेशन दोस्त, अगर सच में क्लियर करना है तो। हाँ, ये रील देखकर और रील में देख लेते हो स्टार, है ना, बस वो ड्रीम ही करते रह जाओगे और निकल जाएगा तुम्हारा 3-4 साल 5 साल जो आपको मिलता है। तो एक चीज उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ो भैया, मत भागो आगे। चलो आ जाओ। तो ये दोस्त आपके हमारे थे, बाकी जनता, ठीक है। ये आपके लेटरल इरोजन और साथ में डाउनवर्ड कटिंग, ठीक है, दो आपकी अलग चीजें हो गई, ध्यान रखना। रिवर दोनों करती है, यूथ स्टेज में करेगी डाउनवर्ड कटिंग ज्यादा, यूथ स्टेज में भी लेटरल करती होगी लेकिन डाउनवर्ड कटिंग बहुत ज्यादा करती है। रीजन भी, वहां पर उसकी स्पीड बहुत तेज होगी। लेकिन जब नदी नीचे आ चुकी होगी भाई, तो उस टाइम पर ना वो लेटरल इरोजन खूब करती है, ठीक है, बिकॉज उसकी स्पीड स्लो हो चुकी होगी। ठीक, परफेक्ट। तो होपफुली आपको ये दोनों चीज बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो भैया, तो ये था हमारा स्टार्टिंग। तो हम पहले पढ़ रहे हैं रनिंग वाटर कि रनिंग वाटर से हमारे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। अब मैं यहां सारे नाम लिख देता हूं, जो नाम या जो चीजें आपकी रनिंग वाटर से बनती हैं और जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखो। हम लोग पढ़ रहे हैं लैंडफॉर्म बाई रनिंग वाटर। लैंडफॉर्म बाई रनिंग वाटर, ठीक है। बहते हुए पानी से आपके कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, नाम मैं लिख रहा हूं। नंबर 1, गली, जो आपने पढ़ा। नंबर 2, रिल्स, एग्जाम में नाम पूछता दोस्त। नंबर 3, पेनी प्लेन, पेनी प्लेन्स। नंबर 4, मोनड नॉक्स। नंबर 5, वी शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैलीज। नंबर 6, हमारे गॉर्जियस। नंबर 7, कैन्यन। नंबर 8, गॉर्ज हो गया, कैनन हो गया, विशे वैली हो गया, ठीक है, हाँ। वाटरफॉल, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। आपके वाटरफॉल कैसे बनते होंगे, रैपिड्स कैसे बनते हो। नंबर 9, इंसाइज्ड मींडर्स। ये बस नाम देखने में लगता होगा ना कितने खतरनाक है, बहुत आसान है, इंसाइज्ड मींडर्स। नंबर 10, ठीक है, नंबर 10 आपके रिवर टेरेसेस, रिवर टेरेसेस, ठीक है। नंबर 11, ब्रेडेड चैनल्स, ब्रेडेड चैनल्स। कभी आपने देखा होगा, अगर कभी आप फ्लाइट में बैठे हो दोस्त, तो ऊपर से आप देखते होंगे तो आपको ऐसे उस फॉर्म में दिखती है आपकी नदी, जैसे कि यार ब्रांचेस ऐसे फैली हो, या आपके नर्व्स ऐसे फैले हो, न्यूरॉन्स फैले हो, है ना। इसी को बोलते हो ब्रेडेड चैनल। खत्म, इतना ही है भाई। तो ये नाम आप याद करोगे, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम्हें कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि आप कुछ रट रहे हो। यू हैव अ पिक्चर, ओके, आपके माइंड में जब भी आप कोई नाम सुनोगे आज के बाद। तो इसलिए बहुत आराम से पढ़ो, कुछ नोट्स मत बनाओ, ये सब मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन ध्यान से समझ लो। प्लंज पूल, ठीक है दोस्त, होते और भी हैं लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट है। गली, रिल, पेनी प्लेन, मोरड नॉक्स, वी शेप्ड वैली, गॉर्जियस, कैन्यन, वाटरफॉल्स, साइज्ड मींडर, रिवर टेरेसेस,
ब्रेडेड चैनल्स और प्लंज पूल। ये सारे आपके लैंडफॉर्म्स हैं। जब पानी बहता है तो वो इरोड करता है, ध्यान रखना है, डिपोजिशनल नहीं है, सारे इरोजनल है। जब पानी बह रहा होता है तो वो जहां जहां इरोड कर रहा होता है, वहां वहां जो जो लैंडफॉर्म बनाता है, ये सारे दोस्तों उसके नाम है। ठीक है, चलो। तो हमने गली पढ़ लिया, हमने रिल्ट पढ़ लिया, हमने पेनी प्लेन पढ़ लिया, हमने मोनट नॉक पढ़ लिया। अब इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे और बहुत आसान है। मैं पहले यहीं पर पढ़ा दूं, फिर मैं इनके अभी स्लाइड भी आपको दिखा दूं कितना इजी है। अब दोस्त आप इमेजिन करो हम लोग पहाड़ पर फिर गए हैं घूमने। ठीक, इमेजिन करिए हम लोग पहाड़ पर फिर घूम रहे हैं। ये है पहाड़, घूम रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे मान लेते हैं, चलो। अरे नहीं यार, पहले ही भी बन जाएगा, तुम बोलोगे पहले से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ। नहीं यार, रुको। ऐसी पहाड़, ठीक है, रुको। ठीक है, अब मान लो ये पहाड़ है, हम लोग पहाड़ पर घूमने गए। अब पहाड़ पर कहीं पर नदी बह रही है, मान लेते हैं यहां पर नदी बह रही है। तो मेरे भाई जब नदी बहेगी तो क्या करेगी, सोचो। नदी बह रही है, नदी के पास क्या होगा, फोर्स होगा। नदी आपकी डाउनवर्ड कटिंग करेगी, लेटरल इरोजन करेगी। और पहाड़ों पर तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड कटिंग करेगी, आपको पता है ना। स्पेशली क्योंकि मैं आपको पहाड़ पर लेके गया हूं और यू आर अवेयर कि पहाड़ पर भैया डाउनवर्ड कटिंग खूब होती है। पहाड़ पर डाउनवर्ड कटिंग आपको खूब देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई अगर रिवर ऐसे बह रही है तो जो नीचे की जमीन होगी, रिवर उसको इरोड कर कर और गहरा कर रही होगी ना। बोलो हाँ, ऑब्वियसली। सोचो ये चीज हो रही हो कई हजारों साल तक, उसके बाद क्या होगा। उसके बाद आपका ये बहुत गहरा होकर ऐसे बन जाता है, एकदम ऐसे वी शेप का। तो जब आप इस वैली को ऊपर से देखोगे तो आपको ये दिखता है वी शेप्ड वैली, खत्म बस। कैसे बना होगा वो सोचो। कहीं पर भैया जी नदी बह रही थी, अपने नीचे की जमीन को वो इरोड कर रही थी, इरोड कर करके उसने क्या किया, उसने ऐसे वी शेप्ड वैली बना दी। ठीक, और सुनो, अभी और इरोजन हो रहा है। अब लेटरल इरोजन आपका हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और इरोड होकर ये आपकी ऐसे और डीप बन गई, ऐसे काइंड ऑफ बन गई, वी से थोड़ा वाइड बन गई। इसको आप गॉर्ज बोल देते हो, राइट। और ज्यादा गहरी बन गई, एकदम बहुत ज्यादा इरोड हो गया, उसको आप कैनियन बोल दो। खत्म, लो, तीनों खत्म, इतना ही था। सो वी शेप्ड वैली बनेगी, फिर आपके गॉर्ज बनेंगे, फिर आपके कैनियन बनेंगे। तीनों गड्ढे ही हैं भाई, तीनों आपके गड्ढे ही हैं। ठीक, वी शेप्ड वैली वी शेप की दिखेगी। जब वो वैली और डीप हो जाएगी उसको आप गॉर्ज बोल दो। ओके, जब वो आपकी और डीप होगी उसको आप कैनियन बोल दो। ठीक, आ जाओ, अब मैं इतने लैंडफॉर्म्स आपको दिखा देता हूं फोटो के साथ, फिर आप बताना क्या अभी तक आपको 6 लैंडफॉर्म्स क्लियर हैं बढ़िया से क्या। फिर हम आएंगे बाकियों पर। देखो भाई, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज लैंडफॉर्म्स, जहां पर पहले हम पढ़ रहे हैं कि रनिंग वाटर से जब इरोजन होगा तो क्या बनेगा, बाद में पढ़ेंगे जब डिपोजिशन होगा तो क्या बनेगा। फिर सिमिलरली हम ग्राउंड वाटर, सी वाटर, ग्लेशियर और हवा, इनका हम अलग से पढ़ेंगे। ये सारे नाम मैं आपको ऑलरेडी लिख चुका हूं, इसमें सारे नाम नहीं है, ऊपर जो मैंने लिखा था वो देख लेना आप। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, दिस इज योर वी शेप्ड वैली। किसी जमाने में मेरे भाई ये आपकी जो नदी इतनी छोटी बची है, ये नदी कभी किसी जमाने में आपकी, हो सकता है ये पहाड़ आपका ऐसे रहा होगा, एक ही पहाड़ रहा होगा। अब यहां पर नदी बह रही थी, नदी इतना डाउनवर्ड कटिंग की कि एकदम जमीन पे, आपने तो देखा होगा पहाड़ों पर, पहाड़ के ऊपर से आप झांकते हो एकदम नीचे छोटी सी आपको रिवर दिखाई देती है। तो ये एकदम इतना इरोड कर चुकी है कि एकदम वी शेप बना चुकी है ऐसे। तो डाउनवर्ड कटिंग इतना ज्यादा कर चुकी है रिवर कि इसने वी शेप बना दिया। फिर जब ये साइड साइड में कटिंग करती है, इधर का एरिया इरोड कर देगी, ये इरोड कर देगी, तो आपका ऐसे बन जाता है गॉर्ज। तो गॉर्ज और वी शेप वैली में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा वाइड होता है, ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट बराबर होता है। ठीक, एंड फिर और सुनो, ये फर्दर इरोड होगा, मैं इसको पढ़ा दूंगा। जब आपका ये फर्दर इरोड होगा दोस्तों, तो फर्दर इरोड होकर ये ऐसे कैनियन बना लेगी। दिस इज कॉल्ड कैनियन, और ये बहुत फोटो फेमस है।
तो ये किसी जमाने में पूरा पत्थर रहा होगा, यहां कोई नदी बहना शुरू की, उसने पहले छोटा सा बनाया होगा ऐसे वी शेप्ड वैली, फिर ये और गहरा हुआ होगा, ऐसे बना होगा, और फिर ये एकदम ही स्टीप स्टेप लाइक एकदम स्ट्रेट हो गया है। इसको आप कैनियन बोलते हो। लेट मी टेल यू डेफिनेशन, तब आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप बताना। चलो एक बार पढ़ते हैं इसको। यूथ स्टेज दोस्तों, और अगर हम नदी के यूथ स्टेज की बात करें, यहां पर सब कुछ पॉइंटर के फॉर्म में लिखा है कि अगर कोई ऐसा हमारा भाई बंधु यहां पर हो जो भूल जाए, हो सकता है आप 10 दिन में भूल जाओगे यार, ठीक है, बट स्टिल आप जब इन लाइंस को पढ़ोगे आपको दिखेगा कि अच्छा भैया यूथ स्टेज का मतलब पहाड़ की बात कर रहे हो और पहाड़ पर नदी बहुत तेज दौड़ेगी, इसीलिए वहां पर डीप वी शेप्ड वैली बनती है, डाउनवर्ड कटिंग खूब ज्यादा होती। नो फ्लड प्लेन, वहां पर फ्लड प्लेन वगैरह नहीं बनते। फ्लड प्लेन क्या होता है आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो डिपोजिशनल वाली चीजें वहां पर नहीं बन सकती ना। वाई? बिकॉज पहाड़ों पर यार इतना उबड़ खाबड़ है, पहाड़ों पर स्पीड बहुत तेज होगी ना, तो पहाड़ों पर स्पीड अगर तेज होगी तो तेज स्पीड में डिपोजिशन हो ही नहीं सकता ना। तेज स्पीड रहेगी तो वो हर चीज को अपने साथ बहाकर लेके जाएगी। सो इसीलिए डिपोजिशन आपका होता है नीचे आकर प्लेन एरिया में, ठीक। Streams divides are broad and flat with marshes, swamp and lakes. Meander if present develop over these broad, ये meander क्या होता है बताऊंगा आपको। वाटरफॉल एंड रैपिड्स वगैरह आपके बनते हैं ऊपर पहाड़ों पर यूथ स्टेज में। मैच्योर स्टेज में क्या होता है भाइयों, फिर यहां आप आते हो, फिर आपके हमारे बाकी चीजें बनती हैं। तो ये कहां पर क्या बनती है, जब आप सारे लैंडफॉर्म पढ़ लोगे फिर आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा किस स्टेज में क्या हो रहा होगा, ठीक। पहले हम पढ़ते हैं वी शेप्ड वैली के बारे में, ध्यान से सुनना और कीवर्ड पकड़ना, कीवर्ड एग्जाम में वही आएगा। वी शेप्ड वैली आपके छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, छोटे और नैरो रिल्स, अभी रिल पढ़ाया आपको, ठीक। तो जब पहाड़ों पर वी शेप की रिल बनेगी उसी को आप वी शेप्ड वैली बोल दो, खत्म। ये जो आपके रिल्स हैं धीरे धीरे क्या होंगे, बड़े और वाइड गली में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। मतलब उस लेवल से सोचो आप, कितना इंटरेस्टिंग है यार, सोचो, ध्यान दो यहां पर। इमेजिन करो एक पहाड़ था, ठीक, यहां से नदी बही, यहां से कहीं से मान लो यहां से नदी बही, छोटा गड्ढा हुआ पहले नीचे, उसको आप बोलते हैं रिल। गड्ढा बड़ा हुआ, उसको आप बोलते हैं गली। इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि उसने वी शेप ले लिया, इसको बोल दोगे वी शेप वैली, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ साथ में ही होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कहीं पर गली बन रही हो, कहीं पर रिल बन रही हो, कहीं पर वी शेप्ड वैली बन रही हो। प्लीज ये मत फील करना कि भैया क्या वी शेप्ड वैली हमेशा बनती है गली रिल बनने के बाद, ऐसा कुछ नहीं। ये आपको बस बता रहा है कि यार देखो गड्ढा, अबे गड्ढा ही तो है, बस लोकेशन का फर्क है, साइज का फर्क है। छोटू सा गड्ढा होगा उसको आप रिल बोलते हो, गड्ढा थोड़ा बड़ा होगा उसको आप गली बोलते हो, और वाइड हो जाएगा पूरा आपकी वैली ही बन जाएगी। अगर वो वी शेप की दिख रही है उसको आप वी शेप वैली बोलोगे, अगर वो ज्यादा फ्लैट है उसको आप पेनी प्लेन बोलोगे, खत्म, नाम का फर्क है। आ जाओ, ये आपकी वैल्यूज बनती हैं हमारे इरोजन से, पता है आपको, ठीक। कहानी इतना ही था वी शेप वैली। अब सुनो, जो आपका गॉर्ज क्या होता है, ये आपकी अगेन नैरो वैली होती है विद स्टीप रॉकी वॉल्स लोकेटेड बिटवीन हिल्स और माउंटेन। दे हैव अ स्ट्रीम और रिवर रनिंग along its bottom, stream carved through hard layer of rock, breaking down और eroding it। वही बात है कि आपके दोस्त, अगर वी शेप वैली से बनी है, यहां पर रिवर आपकी दौड़ रही है और इरोड करेगी, इरोड कर करके इसको ऐसे कर देगी, फैला देगी, ऐसे फैला देगी, नीचे के पत्थर को काट देगी, यहाँ के पत्थर को काट दिया गया, तो आपका ऐसे देखो, देखो ऐसे दिख जाएगा, देखो ये ऐसे, ठीक है, मतलब और थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। तो वाइड वी शेप वैली को आप गॉर्ज बोल देते हो। होता ये भी नैरो ही है, लेकिन वी शेप्ड वैली के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वाइड होता है। आ जाओ, उसके बाद भैया जी, द वाटर प्रेशर ऑफ अ रिवर कैन कट डीप इनटू अ रिवर बेड, sediments from the river bed are carried downstream creating a deep narrow channel, right? They have a stream or river running along its bottom. Weathering and erosion also contribute to the formation of canyons. In winter, water seeps into cracks in the rock. These rocks crumble and fall. The canyon grows wider at the top than the bottom. ये चीज इंपॉर्टेंट है। गॉर्ज में क्या था, जितना टॉप उतना ही बॉटम, लेकिन कैनन में क्या होता है, राइट, कैनन आपका ज्यादा वाइड होता है टॉप पर एज कंपेयर टू बॉटम। बस इतनी सी कहानी थी।
तो अब मैं फिर से ड्रॉ करके आपको रिपीट करता हूं, बहुत आराम से सुनना, ठीक है। पहाड़ था भैया, वहां पर नदी बहना शुरू हुई, नदी ने छोटा गड्ढा किया होगा, या आप रिल और गली को साइड रख दो, केवल ये समझो कि पहाड़ पर भैया नदी बह रही थी, नदी ने इरोजन कर कर वी शेप्ड वैली बना दी। अब ये वी शेप्ड वैली में आपका पानी बह रहा है, बह रहा है, साइड साइड में इसने कटिंग किया और इसने थोड़ा सा वाइड एक वैली बना दी, जिसको आप बोलते हो गॉर्ज, ठीक। और फिर आपका आई शेप की वैली बन गई, जिसको आप बोलते हैं कैनियन। तो कोई पूछे गॉर्ज और कैनन में क्या डिफरेंस है? कैनियन आपका ज्यादा डीप होगा एज कंपेयर टू गॉर्ज, ठीक। गॉर्ज में ऊपर और नीचे बराबर होगा साइज, कैनन में ऊपर ज्यादा होता है, नीचे आपका कम होता है। तीनों आपके हमारे रनिंग वाटर से ही बन रहे हैं दोस्त। एग्जाम में इतना ही पूछेगा कि जरा बताओ कैनियन गॉर्ज किससे बनता है? बहने वाले पानी से बनता है, ठीक है, खत्म। क्लियर बालक पार्टी, ऑल सिक्स। भैया आप दिखाइए, अबे पामीर नॉट लास्ट में दिखा दूंगा। एक क्वेश्चन है कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। भाई यार अलग अलग सोर्सेज होते हैं, कुछ के ग्लेशियर्स होते हैं, कुछ के लेक होते हैं, अलग अलग सोर्सेज होते हैं भाई। बिल्कुल रिवर में तो फोर्स होगा ना, तभी तो भाई इतनी दूर तक, सोचो आप रिवर कितने कितने हजार किलोमीटर तक जाती है विथ दिस फ्लो। आप गंगा रिवर को ले लो, सोचो कितना दूर तक, है ना, तो फ्लो तो होगा ना भाई, फोर्स तो होगा। हम्म। भैया वैलीज में लेक का, लेक वगैरह तो कुणाल भाई आपके यार डिपोजिशन हो जाता है, उससे लेक बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, ऑल्दो भी आगे आएगा, बट मान लो ये पानी आपका बह रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे पानी बह रहा है। अब उसके बाद ये पानी यहां से इधर जाने की बजाय इधर जाने लगा, तो इतना हिस्सा आपका कट गया, तो यहां जो पानी था वो अलग थलग पड़ जाएगा, उसको आप एक लेक बोल दोगे। लेक का मतलब क्या होता है? लेक का मतलब होता है कि अलग थलग जो पानी आपका पड़ा रहता है उसको आप लेक बोल देते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं गॉर्ज के और उसके यार। पॉट होल, अरे कोई नहीं, चलेगा। समझ आ गया? भैया आप बहुत अच्छे हो, पढ़ ले मेरे भाई यार, ऐसा मत बोला करो, पढ़ लिया करो प्लीज। नोट्स नहीं बनाना, रिवाइज कहाँ से करेंगे? वाह, जिस दिन बोलो नोट्स बना लो उस दिन ये दिक्कत होती है। राइट राघवेंद्र, आपके उस हार्ड रॉक को ही इरोड कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विशाल अभी आएगा आगे। चलो ग्रेट, बढ़िया, शाबाश, ठीक है। देखो ये लाइंस रिवाइज करना, क्योंकि एग्जाम में ये लाइन आएगा। ऑल दो खाली अभी तक तो इतना ही आता है कि जरा बताओ कैन्यन किससे बनेगा, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड फॉर्म बाई रनिंग वाटर, ऐसे करके पूछता है, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्त आपके ये 6 हो गए। अब हम आते हैं वाटरफॉल और रैपिड पर। तो किसको नहीं पता भैया वाटरफॉल और रैपिड्स? बहुत सिंपल सी बात है, आप इमेजिन करो एक पहाड़ है, ठीक है, यहां पर कोई नदी मस्त बह रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से जो इस नदी के नीचे की जमीन है ये इरोड हो गई। नदी के नीचे की जमीन इरोड हो गई। जब नदी के नीचे की जमीन को आप उड़ा दोगे, जो पानी नदी के, जो पानी जमीन पर बह रहा था वह पानी सीधे ऊपर से नीचे बहने लगेगा। इसी को आप वाटरफॉल कहते हो। जब वाटरफॉल कई स्टेप में होता है उसको आप रैपिड कहते हो। डायरेक्ट ऊपर से पानी नीचे गिर जाए उसको बोल देते हो वाटरफॉल, लेकिन पानी स्टेप में गिरता है उसको बोलते हैं रैपिड्स। लेट मी शो यू फोटो, बस इतना ही है। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्त फोटो। तो वाटरफॉल वगैरह कहां बनते होंगे? यूथ स्टेज में आपके। देखो वाटरफॉल आपका एक रिवर या अदर बॉडी है आपके, ऑफ वाटर्स स्टीप फॉल ओवर अ रॉकी लेज इनटू अ प्लंज पूल बिलो, ठीक है। प्लंज पूल भी आपके बनते हैं हमारे। प्लंज पूल का मतलब क्या था? वही बात जो मैंने आपको बताई थी, ऊपर से पानी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, नीचे जो बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिसमें आप लोग जाते हो नहाने, कभी जाते हो उत्तराखंड, आप नैनीताल, मसूरी, राइट, या हिमाचल, कभी आप गए हो, तो आप देखते हैं जहां पानी गिर रहा होता है, वाटरफॉल जहां पर हमारा नीचे आके गिर रहा होता है, उस जगह पर बहुत गड्ढा हो जाता है। इवन गांव में ट्यूबवेल देखा होगा आपने, है ना, ट्यूबवेल के नीचे जहां पर ट्यूबवेल का पानी गिर रहा होता है उस पर गड्ढा हो जाता है, उसी को आप प्लंज पूल कहते हो, बस, ठीक। तो ऊपर से पानी नीचे आता है और उसको आप प्लंज पूल कहते हैं, वही है वाटरफॉल। अब ये देखो, वाटरफॉल तो आपको पता ही होगा ना भाई ये है, ऊपर से सीधे पानी नीचे आ गया। अब ये कैसे आया होगा पता है? किसी जमाने में ये रॉक जो इरोड हो चुकी है ये पूरी रही होगी,
अब इधर मैं 3D कैसे बनाऊं, लेकिन समझ जाओ कि रॉक पूरे में रही होगी, ठीक। तो मस्त पानी ऊपर घूम रहा था, लेकिन नीचे की मिट्टी इरोड हो गई, रॉक इरोड हो गई कई हजार सालों में, तो ऊपर से पानी नीचे आ गया, बस। अब जब ये ऐसे सीरीज ऑफ वाटरफॉल हमारे होंगे कि ऊपर से ऐसे स्टेप में गिर रहा है, यहां से यहां गिरा, फिर यहां से यहां गिरा, यहां से यहां गिरा, इसको आप रैपिड बोलते हो, बस यही है। सो रैपिड एंड इसमें यही डिफरेंस है। दिस वाज रैपिड एंड हमारा वाटरफॉल, ठीक है, रैपिड एंड वाटरफॉल हमारा। चलो बढ़िया। इंटरेस्टिंग है, हाँ यार इंटरेस्टिंग तो बहुत है। एफर्ट बहुत लगते हैं, लेकिन तुम तो कहानी सुन रहे हो। तो ये डन और ये डन और ये भी डन। अब मैं दिखा दूंगा इसमें क्या था। इसमें कभी आपने अगर फ्लाइट से देखा होगा, तो आपकी नदी ऐसे 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 फैली होती, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। इसी को बोलते हैं ब्रेडेड चैनल्स। अब आपके बचते हैं रिवर टेरेसेस और इंसाइज्ड मींडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं आता हूँ पानी लेके, ठीक है, बस 1 मिनट रुकना। वो है क्या गया, बोला ना सर, बस गाइस 1 मिनट वेट करना, ठीक। 1 मिनट यार, 2 मिनट में रोक देता हूँ। 2 मिनट ब्रेक।
वाइट। ओके, एक सेकंड।